में, और मेरा जो चैप्टर है वो बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें मैं बायोमॉलिक्यूल के एनसीईआरटी पूरा लिया हूँ और उसके कुछ क्वेश्चंस है पीवाईक्यू के। बस इतना चीज़ें हैं, इसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, देखो कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, 12-13 टॉपिक्स और बचे हैं। हमारा पूरा जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो खत्म होने वाला है। इसको अच्छे से रिवाइज करते रहो। इसका मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे अब तुम लोग जल्दी से, कुछ ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, 8 ही 9 दिन बचे हैं, कैसे जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे। ठीक है, इसका मैं वीडियो बना के बता दूंगा और अच्छे से बस अब रिवाइज इसी को कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं। अब केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ो। ठीक है, क्योंकि पेपर ज़्यादा दिन है नहीं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ के जाओ। अब तुमको वही चीज़ें ही याद रहेंगी और पेपर में लगभग आने का चांसेस भी उन्हीं का रहता है, तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ के जाओ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहला हमारा हेडिंग है क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो लोग पूछते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, देखो लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट ऐसा कंपाउंड है जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। ओके, देखो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है वही चीज़ें मैं हाईलाइट किया हूँ। जैसे ये दिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी जनरल फार्मूला क्या होती है, CxH2O Y। ठीक है, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे मोस्टली इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। ये मैं नहीं बोल सकता कि ऑल कार्बोहाइड्रेट बोल दूंगा तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये रैमनोज है, एक कार्बोहाइड्रेट है, बट ये इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, और ऐसा भी नहीं बोल सकता कि जो इस फार्मूले को फॉलो करेगा वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जैसे हमारा एसिटिक एसिड, देखोगे यहाँ पे हमारा क्या है, ये एसिटिक एसिड है, ये इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, बट ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये पूरा वही चीज़ें जो मैं बोला हूँ यही सब लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पे डिफिनीशन बताया है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अगर हमको डिफाइन करना हो तो क्या होते हैं, तो बोलोगे कार्बोहाइड्रेट्स डिफाइन किए जा सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। पहले तो कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी, या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होंगे या तो कीटोन होंगे। याद कर लेना, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, और कंपाउंड विच प्रोड्यूस, या तो ये खुद होंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या कुछ इस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगा तो इस तरह के कोई कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो कि क्या होते हैं, स्वीट होते हैं इन द टेस्ट, आल्सो कॉल्ड शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट, सभी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर नहीं बोलेंगे, याद कर लेना। अगर कोई बोले क्या जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सबको हम शुगर बोलेंगे, नहीं। जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में क्या होंगे, स्वीट होंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। कह रहा है कि मोस्ट कॉमन शुगर, याद कर लेना, जो मोस्ट कॉमन शुगर होता है जिसे हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं, वो हमारा क्या है, सुक्रोज है। देखो लिखा है यहाँ पे सुक्रोज। तो मोस्ट जो कॉमन शुगर होता है या होम शुगर होता है जो घर पे यूज करते हैं, कौन सा होगा, हमारा सुक्रोज होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से एक शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, अब देखो शुगर नाम मैं बोल रहा हूँ तो मतलब इसका जो टेस्ट होगा कैसा होगा, स्वीट होगा। तो लैक्टेज भी कैसा होता है, हमारा जो लैक्टोज होता है ये भी स्वीट ही होता है, और ये कहाँ पे होता है, मिल्क में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है कार्बोहाइड्रेट मीन्स क्या होता है, सैकेराइड्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सैकेराइड भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड में देखो लिखा है सैक्रोन। सैक्रोन मीन्स क्या होता है, शुगर। ओके, सैकेराइड्स मीन्स, देखो कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड बोलते हैं और सैक्रोन मीन्स क्या होता है, शुगर होता है। यदि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करते हैं तो देखो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप में। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, एक है हमारा मोनोसैकेराइड्स, सेकंड है ओलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। ठीक है, मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। याद कर लेना, अगर कोई पूछे ऐसे कौन से सैकेराइड्स हैं जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, तो जो मोनोसैकेराइड होंगे। ऐसे एग्जांपल दे देगा अगर तुमको, ठीक है, उसमें तुमको मोनोसैकेराइड का एग्जांपल दिया रहेगा, डाइसैकेराइड का और पॉलीसैकेराइड का। पूछ लेगा इसमें से किसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। तुमको मोनोसैकेराइड याद है, लेकिन यदि एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं दिए रहोगे तो तुम कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। इसलिए याद रखना कि जो भी मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल होगा उसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। जो मोस्टली हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड का, क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज पढ़ते हैं, फ्रक्टोज पढ़ते हैं एंड राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। 2 ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए में होता है, ये हमारा आरएनए में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि ये इनका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं हो सकता है टू प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन। अभी तक जो मोनोसैकेराइड्स नोन है नेचुरली वो कितने हैं, 20 मोनोसैकेराइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेचुरली अभी अकरिंग कितने मोनोसैकेराइड जो नोन है 20 हैं, जिसमें से हम लोग 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में लिखा है कि ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं। कह रहा है कि ओलिगोसैकेराइड्स में जब 2 to 10 तक के मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिल करके क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। 2 to 10 यूनिट्स मिल करके बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो प्रोड्यूस करते हैं मोनोसैकेराइड्स या उसी का कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे प्रोवाइड हाइड्रोलिसिस। अमंगस्ट दीज द मोस्ट कॉमन जो डाइसैकेराइड होते हैं, अगर मैं बोलूँ ओलिगोसैकेराइड में सबसे कॉमन कौन होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइसैकेराइड्स, जिसमें 2 यूनिट क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स होंगे। और जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 यूनिट, अगर डाइसैकेराइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कितना यूनिट मोनोसैकेराइड मिलेगा, 2 यूनिट। ठीक है ना, जैसे बोल रहा है सुक्रोज। अब देखो सुक्रोज जो है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमको क्या मिलता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। याद कर लेना, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा सुक्रोज खुद ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये केवल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है। याद कर लेना, माल्टोज से हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता है, जबकि सुक्रोज से 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज मिलता है। लैक्टोज में 1 ग्लूकोज और 1 लैक्टोज, मीन्स ग्लूकोज सब में प्रेजेंट है। माल्टोज में पूरा ग्लूकोज ही है, लैक्टोज में 1 ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है, और लैक्टोज में क्या है, सुक्रोज में 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज है। ठीक है, अब देखो पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, लिखा है याइल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इनका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एक लार्ज नंबर ऑफ क्या देते हैं हमको, मोनोसैकेराइड्स देते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्टार्च। अब बताओ स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, तो बताओ स्टार्च जो होता है किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, फ्रक्टोज से। स्टार्च जो होता है हमारा पॉलीमर होता है किसका, ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन से स्टार्च बनता है। इसी तरीके से सेलुलोज भी किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, ग्लूकोज के। ग्लाइकोजन भी सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो गम्स लिखे हैं, ETC, ये सब हमारे क्या हो गए, पॉलीसैकेराइड्स। याद कर लेना, गम हमारा क्या होता है, गम एक पॉलीसैकेराइड ही है। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई पूछे पॉलीसैकेराइड क्या टेस्ट में मीठे होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं। और लिखा है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड को नॉन शुगर भी बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या कहलाते हैं, नॉन शुगर कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं आगे भी ऑन द बेसिस ऑफ देगा रिड्यूसिंग नेचर, कि कार्बोहाइड्रेट हमारा रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। याद कर लेना, कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। लिखा है कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर रिड्यूस्ड। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिड्यूसिंग, कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। कुछ होते हैं जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। जो रिड्यूसिंग नेचर के होंगे तो वही बोला है कि ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं किसके थ्रू, फेलिंग सॉल्यूशन के थ्रू या टॉलरेंस रिएजेंट के थ्रू टू एज रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसैकेराइड, ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज। एक लाइन याद कर लेना, ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर। क्यों, क्योंकि इसके पास एल्डोज और कीटोज ग्रुप हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कुछ दिया गया है ऐसे ही कि बताना है कि देखो यहाँ पे कौन रिड्यूसिंग शुगर होगा, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो याद कर लेना, एग्जाम्पल मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। देखो जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो कौन होते हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज, ठीक है ना, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हो गया, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ये हमारे सब मोनोसैकेराइड्स हो गए। जितने डाइसैकेराइड्स हैं ये सब क्या हो गए, हमारे डाइसैकेराइड्स हो गए, एक्सेप्ट सुक्रोज। देखो सुक्रोज क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ठीक है ना, डाइसैकेराइड यहाँ पे लिखा है सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड में देखो स्टार्च और सेलुलोज क्या होते हैं, हमारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, बाकी देखो जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं ये सब हमारे क्या हैं, डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, ये सब हमारे मोनोसैकेराइड्स हो गए। मैनोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या होते हैं, हमारे मोनोसैकेराइड्स। तो ये भी सभी रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइसैकेराइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और एक लाइन याद कर लेना,
जो रिड्यूसिंग होता है, जो सुक्रोज रिड्यूसिंग होते हैं वही म्यूटर रोटेशन शो करते हैं। इसलिए देखो ये म्यूटर रोटेशन शो कर रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे म्यूटर रोटेशन क्या होता है, बस इतना याद करो कि जो सुक्रोज रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं वही म्यूटर रोटेशन शो कर रहे हैं। ऐसे दे देगा तुमको क्वेश्चन, बताएगा बताओ इसमें से कौन सा म्यूटर रोटेशन शो करेगा, तो तुमको कैसे पहचानोगे, ऐसे ही पहचानोगे कि जो रिड्यूसिंग नेचर का होगा वही म्यूटर रोटेशन शो करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा था, अब देखो टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फाइलिंग सोल्यूशन हो गया, बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो गया, ये सब कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारे शुगर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये ऑक्सीडाइज करते हैं और ये क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये सब पॉजिटिव टच देते हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग जो होते हैं शुगर वो निगेटिव टच देंगे। ऐसा क्या होता है, क्योंकि इनके पास हेमी एस्टर और हेमी कीटल ग्रुप है, देखो, ठीक है। जो रिड्यूसिंग शुगर हैं उनके पास हेमी एस्टल और हेमी कीटल जो ग्रुप होते हैं उसके वजह से दे रहे हैं। ये पहचान है, ये पहचान याद कर लेना, ये पहचान अगर है तो रिड्यूसिंग शुगर होगा। यहाँ पे देखो ओ है, एच है, यही मेन है, ओ और एच है। यहाँ पे देखो ओ और आर है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो ओ और एच था, ये तो सेम था, यहाँ पे गड़बड़ा जा रहा है, ओ आर आ रहा है, यहाँ पे एस्टल, यहाँ पे हेमी एस्टल नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे देखो ओ आर है, यही देखना हमको, मेन कहाँ पे देखना है, यहाँ पे, ठीक ना। ये एच और आर हो सकता है, यहाँ पे एच और आर हो सकता है, ठीक है। ये हमारा एच भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। यहाँ पे ये देखना है, ये हेमी एस्टल है, आर आ गया तो यहाँ पे देखो ये अब एस्टल हो गया, ठीक है ना, हेमी एस्टल। और हेमी कीटल कब बोलते हैं, जब यहाँ पे आर आता है, ये हमारा कीटल हो गया। एस्टल कब बोलेंगे, जब यहाँ पे एच रहेगा तो एस्टल, और बाकी तो सेम ही है। यहाँ पे आर आ गया तो कीटल बोल दिए। लेकिन यहाँ पे देखना ये वाला खाली है कि नहीं, ओ एच का, ओ एच का अगर यहाँ पे आर आ गया तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद कर लेना। देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, विच वन, ये देखो ये क्वेश्चन सब तुम्हारे लिख रखा गया है, ठीक ना। बता दूं फिर से, ए बी सी डी वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे और 1 2 3 वाला मैं करूँगा। इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके देना, ये सब तुम लोग कर ले जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको मैं बता देता हूँ। देखो लिखा कि फ्रक्टोज रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। अब देखो फ्रक्टोज क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस करेगा टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट खुद के एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो फ्रक्टोज जो हमारा मोनोसेकेराइड तो रिड्यूस तो कर ही देगा टॉलेंस रिएजेंट को। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एसिमेट्रिक कार्बन ये गलत है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ये भी गलत है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप ये गलत है। इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस। देखो कभी कभी देखो हम लोग जानते हैं फ्रक्टोज के पास कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन होता है कि एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है ना फ्रक्टोज के पास। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, जब मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ाऊंगा, कार्बोक्सिलिक जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में, तब देखोगे वहाँ पे तुम लोग पढ़ोगे कि जो हमारे टॉलेंस रिएजेंट हैं वो कीटोन को रिड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये फ्रक्टोज इसके पास कीटोन ग्रुप है तो कैसे कर दे रहा है, क्योंकि जो फ्रक्टोज है उसका जो कीटोन ग्रुप था उसका इनोलाइजेशन हो गया है फ्रक्टोज का, फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड से हो बाय बेस, इसका इनोलाइजेशन हो गया है, ठीक है ना। इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो आंसर इसका जो हो जाना चाहिए वो हमारा सी हो जाना, डी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी का आंसर तुम लोग कमेंट करके बताओगे। अब देखो मोनोसेकेराइड्स के बारे में हमको पढ़ना है, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मोनोसेकेराइड्स के बारे में। लिखा है कि मोनोसेकेराइड को फर्दर हम लोग क्लासीफाई किए हैं। देखो यहाँ पे मोनोसेकेराइड को फर्दर क्लासीफाई किया कर दिया गया है, किस किस बेस पे किए हैं। एक तो ये जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो एल्डोज, और ये कीटोन वाला ग्रुप रहेगा तो कीटोज बोलेंगे, ठीक ना, एल्डिहाइड या कीटोज बोलेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ कार्बन, ये 3 कार्बन है तो ट्राइओज बोलेंगे, 4 कार्बन है तो टेट्राओज, 5 तो पेंटाओज, और 6 है तो हेक्सोज, एंड 7 है तो हेप्टोज। जैसे देखो इसका यूज हम लोग जानते हैं, एल्डो हेक्सोज, जैसे हमारे यहाँ पे कौन आता है, ग्लूकोज आता है, कीटो हेक्सोज फ्रक्टोज आता है, एल्डो पेंटोज राइबोज शुगर, ये हमारा देखो यहाँ पे राइबोज आ गया, ठीक है, इस डीऑक्सी राइबोज भी आता है। तो वही सब ये जो मैं अभी बोला हूँ वही लिखा है कि 2 बेस पे बांटते हैं, एक तो क्या, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन ग्रुप है, ठीक है। दूसरा क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से बांटे हैं, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। लिखा है कि ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज हमारा नेचर में फ्रीली पाया जाता है, एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म भी होता है। इट प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, ग्लूकोज हमारा
नेचर में फ्री फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म दोनों में पाया जाता है, और ये प्रेजेंट होता है स्वीट्स फ्रूट में एंड हनी में, ठीक ना। जैसे ग्रेप्स जो होता है, राइप ग्रेप्स जो होते हैं कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज का प्रिपरेशन अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ग्लूकोज हो गया, इसका प्रिपरेशन करवाना है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम फ्रक्टोज से और फ्रॉम स्टार्च से। अब हम लोग पहले ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिए, अब कैसे ग्लूकोज बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज है उसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है हमारा ग्लूकोज का, देखो ये हमारा एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, और एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो उसका प्रूफ कैसे मिलता है कि ये स्ट्रेट चेन है कि ये साइक्लिक चेन है, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उसके केवल एक स्ट्रक्चर से हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमको दो टाइप के स्ट्रक्चर जरूरत पड़ता है। देखो अब लिखा है कि यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बनाने का सबसे एक अच्छा तरीका है कि जो हमारा सुक्रोज होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सुक्रोज में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस करवा दो। तो देखो लिखा है कि केन शुगर को ही क्या बोलते हैं, सुक्रोज। ये भी याद कर लेना, सुक्रोज को ही हम लोग केन शुगर बोलते हैं। इसको एसिडिक मीडियम में इसका हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, ठीक ना, इन एल्कोहलिक सोल्यूशन। तो देखो इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिए, ठीक है ना। तो क्या मिलता है हमको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस अमाउंट में मिलेंगे, इक्वल अमाउंट में, ओके। दूसरा जो मेथड है वो स्टार्च से। हम लोग जानते हैं स्टार्च क्या होता है, स्टार्च ग्लूकोज का ही तो पॉलीमर है। तो यहाँ पे वैसे ही सेम यहाँ पे याद कर लेना कि जो H2SO4 है कहाँ पे है, इन इथेनॉल में है, अल्कोहल सॉल्यूशन में है। देखो HCl ले लो या H2SO4 लो, मीन्स एसिड इन एल्कोहल है, एसिड इन एल्कोहल था, याद कर लेना, और उसको बॉयल किए हैं तब मिल रहा है। इसी तरीके से स्टार्च में भी क्या होता है, उसका हाइड्रोलिसिस कर दो स्टार्च का, उसको भी H2SO4 लेना है, यहाँ पे भी H2SO4 लेना, और टेम्परेचर देखो इतना लेना है, और अंडर प्रेशर भी लेना है, टेम्परेचर प्रेशर भी लेना है, और इसका हाइड्रोलिसिस कर दिए। देखो प्रेशर यहाँ पे लिखा है 2 से 3, और इसका देखो ग्लूकोज मिल गया, यहाँ पे केवल ग्लूकोज ही मिलता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक ना। तो देखो ग्लूकोज की 2-3 स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिया गया हमें। देखो ये स्ट्रक्चर जो दोनों है ये बता रहा है कि ग्लूकोज हमारा एक स्ट्रेट चेन में होता है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो तीनों है ये बता रहा है कि ग्लूकोज हमारा साइक्लिक होता है, ठीक है। तो पहले ग्लूकोज जानते हैं, ग्लूकोज कैसा होता है, एल्डोहेक्सोज है कि कीटोज है, एल्डोहेक्सोज है, और इसे हम लोग इसलिए बोलते हैं डेक्सट्रोज। ये कैसा होता है, डेक्सट्रोज होता है, मीन्स ये डेक्सट्रो रोटेटरी है। पहले अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं अगर तो या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मीन्स माइनस या तो प्लस डी, या तो डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड में रोटेट करेंगे, या तो लेबियो रोटेटरी मीन्स लेफ्ट साइड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करते हैं। तो ग्लूकोज हमारा जो होता है वो क्या करता है, राइट साइड रोटेशन मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जबकि हमारा जो फ्रक्टोज अभी हम लोग पढ़ेंगे वो होता है लेबियो रोटेटरी, से बोलते हैं हाँ यहाँ पे देखो लिखा है डेक्स्ट्रोज, जिसे बोलते हैं लेबियोज, ठीक है ना। अब लिखा है कि दिस 2 साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ये जो इसका साइक्लिक फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। पहले याद कर लेना ग्लूकोज का, देखो ये मेन स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ सेम होता है, केवल इस कार्बन पे मीन्स थर्ड वाले कार्बन पे जो OH होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, याद कर लेना। बाकी जितने OH हैं वो देखो ये OH, ये पहला, चौथा, पांचवा OH जो है वो राइट साइड में, तीसरा वाला जो OH है ये कोई ध्यान देता नहीं है, जल्दी इसको ध्यान में रखना। ये जो OH है ये कहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। और ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ये लीनियर स्ट्रक्चर था। अब देखो ग्लूकोज दो हो सकते हैं, एक तो डी ग्लूकोज हो सकता है, एक यल ग्लूकोज। तो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं हमारा डी होगा कि यल होगा, तो हम लोग कहाँ से डिसाइड करते हैं, तो ये नीचे वाले OH से, कि हमारा नीचे वाला OH किधर है। ये देखिए हमारा नीचे का जो OH है ये हमारे किधर है, राइट साइड में है तो डी बोलेंगे, यदि ये राइट साइड में है तो डी बोलेंगे, और ये यदि लेफ्ट में इधर होता तो बोल देते हैं यल। इसको याद कर लेना, यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, तो ये मैं बोल दिया हूँ, इसको ध्यान में रखना। यदि ये राइट में है तो डी, लेफ्ट में तो यल बोलते हैं। देखो बोल रहा है कि डी और यल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर हम लोग डी और यल कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम लोग बोलें कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे स्मॉल डी और यल से हम लोग बोलते हैं कंपाउंड हमारा कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, स्मॉल डी और यल से बोलते हैं, ठीक है ना। कैपिटल डी और यल का कोई रिलेशन इससे नहीं है। देखो बोला कि ऑप्टिकली एक्टिविटी से डी और यल का कोई रिलेशन नहीं है। दे आर नॉट रिलेटेड टू स्मॉल डी और स्मॉल यल, ठीक है ना।
ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अलग है और ये अलग कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमको बताता है क्लॉकवाइज रोटेशन और ये बताता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोलते हैं लेबियो रोटेटरी, डी और यल। ओके, लेटर डी एंड और यल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड। कह रहा है कि कोई कंपाउंड, जैसे यहाँ पे देखो डी लिखा है, ठीक है ना, या यल कहीं लिखा होता है किसी कंपाउंड के आगे, तो ये क्या बताता है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। याद कर लेना कि डी और एल किसको बताते हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं किसी पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ द कंपाउंड का। विथ प्लस आइसोमेरिक ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड हैज डी कॉन्फ़िगरेशन। देखो, यदि प्लस है तो जान जाना डी कॉन्फ़िगरेशन है, और माइनस है तो समझ जाना यल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक ना। यदि माइनस है, लेकिन प्लस और माइनस जो ये आ रहा है ना, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेबियो रोटेटरी से आ रहा है, ठीक ना। लेकिन यदि प्लस है तो मान के चलना कि कैपिटल डी के बारे में बोल रहा है, और ये माइनस है तो लेबियो रोटेटरी के बारे में बोल रहा है। म्यूटा रोटेशन अभी आया था ना, बोला था कि म्यूटा रोटेशन कौन शो करते हैं? म्यूटा रोटेशन वही शुगर शो करेंगे, वही हमारे कार्बोहाइड्रेट शो करते हैं जिसके पास क्या होता है? जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, या जो हेमी एस्टर या हेमी कीटल स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक ना। जैसे देखो इसका जो यहाँ पे OH है, इसका OH, ठीक है ना, यहाँ पे, अब यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, अब यहाँ पे H है, इसीलिए यहाँ पे R होता तो ये शो नहीं करता, ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता। देखो जो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, OH, यहाँ पे देखो OH है, OH है, इसलिए ये म्यूटा रोटेशन शो करा। अगर OR होता तो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता, ठीक ना। तो ये सब म्यूटा रोटेशन शो करें। देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन आइदर फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, देखो ये हमारा क्या है? डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज है, ये भी डी ग्लूकोज है, ठीक ना। ये अल्फा डी ग्लूकोज क्यों लिखा है, बीटा डी ग्लूकोज क्यों लिखा है, अभी मैं बताता हूँ। पहले आप मान के चलो कि देखो यहाँ पे ये डी ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो आइदर फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज मीन्स एक अल्फा डी ग्लूकोज है, एक बीटा डी ग्लूकोज है। देखो डी ग्लूकोज के दो फॉर्म है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। तो कह रहे हैं कि आइदर फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज इज प्लेस्ड इन एक्वस सोल्यूशन, ये स्लोली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं वाया ओपन चेन एल्डिहाइड एंड ग्रेजुअली चेंज कर जाते हैं इन स्पेसिफिक रोटेशन अंटिल स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो जाए, इतना प्लस माइनस में होता रहता है। तो देखो ये हमारा स्पेसिफिक रोटेशन इतना था, अब ये चेंज होकर के इतने प्लस 19 में चला है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला? बीटा डी ग्लूकोज मिला। और ये स्पेसिफिक रोटेशन अगर 112 चला है तो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, ठीक है ना। तो देखो अल्फा कब बोलते हैं, कब बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं? ये अल्फा और बीटा क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। मान लो ग्लूकोज के हम लोग अल्फा और बीटा पढ़ रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बोल रहे हैं, बीटा डी ग्लूकोज। मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बोल रहा हूँ। तो अल्फा बीटा मैं किस बेस पे बोलता हूँ? एनोमर्स के बेस पे। मीन्स अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। ये केवल डिफर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, याद कर लेना, ये कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं। और कहाँ पे करते हैं? फर्स्ट कार्बन पे। अल्फा और बीटा जो डिफर करते हैं वो फर्स्ट कार्बन बोलो या एनोमेरिक कार्बन, या देखो लिखा है हेमी एस्टर, देखो एनोमर्स है ना, एनोमेरिक कार्बन बोलो सबसे ज़्यादा सही होता है। फर्स्ट कार्बन ना बोल करके एनोमेरिक कार्बन बोलते हो, ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस हिसाब से है, ठीक है ना। द न्यू एसिमेट्रिक कार्बन इज रिफर टू एज ए एनोमेरिक कार्बन, वही देखो बोल रहा है फर्स्ट कार्बन को या एनोमेरिक कार्बन ही बोलते हैं, ठीक ना। और इसमें इसी के बेस से हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं कि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है थोड़ा डिफर हो जाता है, ठीक है। कैसे? देखो यदि हमारा OH, अगर देखो ये हमारा OH है, ठीक ना, तो मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं तो बताओ OH किसके साइड में है? OH हमारे लेफ्ट हाथ के साइड में है कि देखो यहाँ पे मैं हाथ रख रहा हूँ, ठीक ना। तो ये मेरा हाथ इधर है, ठीक है, H की तरफ है, और ये वाला जो हाथ है मेरा किधर है? OH की तरफ है। तो ये बताओ OH किधर है? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? यदि OH राइट साइड में, इसे बोलते हैं अल्फा, याद कर लेना। यदि OH राइट साइड में होता है तो इसे बोलते हैं अल्फा, और यदि OH लेफ्ट साइड में होता है इसे बोलते हैं बीटा, ठीक ना। और ये होते हैं हमारे एनोमर्स होते हैं। एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स लिख रहा है कि ये डायस्टीरियोमर्स होते हैं, याद कर लेना। एपीमर्स हमारे डायस्टीरियोमर्स होते हैं। एपीमर्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स व्हिच डिफर इन कॉन्फर्मेशन। देखो कन्फर्मेशन, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन में डिफर कर रहा है, ठीक ना। ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन किस में डिफर कर रहा है। एनेंसियोमर, देखो एनोमर्स जो होते हैं, एनोमर्स कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं फर्स्ट कार्बन के, जबकि ये कन्फर्मेशन में डिफर कर रहे हैं। ये किस में डिफर कर रहे हैं? कन्फर्मेशन में डिफर कर रहे हैं। और ये डायस्टीरियोमर होते हैं एट एनी वन कायल कार्बन, और किसी एक कायल कार्बन पे डिफर करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो ये हमारा डी ग्लूकोज है और डी मैनोज, डी ग्लूकोज डी मैनोज हो गए, डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज हो गई। ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे होते हैं एपीमर्स,
ठीक ना। मीन्स ग्लूकोज के कई फॉर्म हैं और ये कन्फर्मेशनल डिफरेंस है। अगर कोई पूछे डी ग्लूकोज और डी मैनोज कैसे हैं, कॉन्फिगुरेशनल है, कन्फर्मेशनल है, तो क्या बोलोगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं और ये डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इसी तरह से इनको बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ग्लूकोज का ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं पाइरेन। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पाइरेन। मीन्स हेक्सोज है। ये देखो यहाँ पे कितना मेंबर है, रिंग है 1 2 3 4 5 6। तो ग्लूकोज भी हमारा 6 मेंबर रिंग बनाता है और पाइरेन भी 6 मेंबर रिंग बनाता है। इसलिए बोलते हैं ग्लूकोज को क्या, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा क्यों बोले, देखो ओ एच, यहाँ पे जो ओ एच है ये राइट साइड में है इसलिए अल्फा बोल दिए, ठीक ना। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। इसे बीटा क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा है, यहाँ पे बीटा इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इसका जो ओ एच है, इसका जो ओ एच ग्रुप है, ठीक है ना, ये किधर है इसका ओ एच ग्रुप, इसका ओ एच ग्रुप पहले तो ऊपर है मीन्स लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको बोलती है बीटा। और इसको ग्लूकोज है इसलिए बोले पाइरेनोज क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाइरेन में 6 मेंबर रिंग बना रहा है इसलिए, ठीक ना। तो देखो लिखा है कि इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट, ग्लूकोज जो होता है हमारा एक मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अर्थ पे होता है। इट वाज कह रहा है कि इट वाज असाइन दैट स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। जो हम लोग का स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसको हम लोग फॉलोइंग एविडेंस से साबित कर सकते हैं। पहला एविडेंस क्या है कि हम लोग क्या कराएंगे कि ग्लूकोज को क्या करवाते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं विथ हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में जितना भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, सब उसका OH हट जाता है और वो नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज हमारा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन हुआ और यहाँ पे एक नॉर्मल हेक्सेन बन गया, ठीक है ना। ये सब सबको रिड्यूस कर दिया, याद करते चलना। ये हमारा रिएक्शन में काम आता है कि जहाँ पे भी CHO हो, अल्कोहल हो, उन सबको किस में कन्वर्ट करता जाता है, नॉर्मल एल्केन में, ठीक है ना। कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप हो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड है और यहाँ पे हीट दे रही है तो ऐसा कुछ बनता है। दूसरा है कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन। यहाँ पे हमारा ये ग्लूकोज है और ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइल अमाइन से, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है एंड एड्स ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो कुछ ये कंपाउंड बनता है। दिस रिएक्शन परफॉर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसके पास से कार्बोनाइल ग्रुप है, क्योंकि देखो कार्बोनाइल जो ग्रुप है मीन्स C ग्रुप, ये कौन बता रहा है, हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन रिएक्शन याद पूछ सकता है तुमसे कि बताओ इसमें से कौन सा है जो बताता है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ग्लूकोज की जो ग्लूकोज था हमारा, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो सीधा होता है, स्ट्रेट चेन में होता है। किस रिएजेंट से पता करिए हम लोग, हाइड्रोजन आयोडाइड से। दूसरा कि ग्लूकोज के पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कौन बता रहा है, हमारा हाइड्रोक्साइल अमाइन H2OH, ठीक है। क्योंकि देखो ये रिएक्शन करा तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ये जब ज़्यादा रिएक्शन करता है तो यहाँ से पानी निकल जाता है, ठीक है ना, H2O, और ये डबल बॉन्ड बना के CH से और NOH हो जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जब हाइड्रोजन साइनाइड जाता है इस पे रिएक्शन करता है तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तीसरा रिएक्शन है कि ग्लूकोज हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में। ग्लूकोज का हम लोग क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक ना, ग्लूकोनिक एसिड में। कह रहा है कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, विथ ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जैसे ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। दिस इंडिकेट दैट कि कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। ये बता रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप तो था। अब कार्बोनिल में 2 टाइप का हो सकता है, या तो एल्डिहाइड है कीटोन है। तो हमको पता करना हो कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो हम लोग क्या लेंगे, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर सकता है। हम लोग पढ़े थे ना कि कोई एल्डिहाइड ग्रुप उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो किस में कन्वर्ट करता था, वो एसिड में। तो देखो यही एसिड में कन्वर्ट कर गया। तो याद कर लेना ब्रोमीन वाटर क्या होता है, एक हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Br2 वाटर जो एक हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पे क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड। अब हमको पता चला कि यहाँ पे हमारा क्या ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। कैसे पता चला, ब्रोमीन वाटर से। अब वो एल्डिहाइड ग्रुप हम प्रेजेंट है, अब उस एल्डिहाइड ग्रुप का क्या कराएंगे हम लोग, एसिटाइलेशन करवाते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अब एसिटाइलेशन आप करवाते हैं ग्लूकोज का विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या मिलता है हमको, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है, जो कन्फर्म करता है ग्लूकोज के पास कितना हाइड्रोक्साइड ग्रुप है,
5 हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। याद कर लेना कि अगर हमको पता करना हो कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप है तो किसे पता करते हैं, एसिटाइलेशन से। एसिटाइलेशन से पहला कि उस एक स्टेट चेन में होता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड से, दूसरा कि उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है वो किससे, हाइड्रोक्साइल अमाइन से, तीसरा उसके पास वो कार्बोनिल ग्रुप में का एल्डिहाइड एक कीटोन है तो किससे पता करते हैं, तीसरा जो था ब्रोमीन वाटर से मीन्स एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, चौथा है कि उसके पास कितना OH ग्रुप है तो एसिटाइलेशन करवा दो तो 5 एसिटाइल ग्रुप 5 एसिटाइल मॉलिक्यूल लगते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल लगते हैं जिससे पता चल गया कि हमको कि 5 OH ग्रुप है, ठीक ना। पांचवा है ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। हमारा नाइट्रिक एसिड जो होता है ब्रोमीन वाटर देखो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ग्लूकोनिक एसिड बना, जबकि नाइट्रिक एसिड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए क्या बनता है, सैक्रिक एसिड बनता है। देखो लिखा कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो फर्दर ऑक्सीडेशन ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ याइल्ड डाई। देखो ग्लूकोनिक एसिड या हो या हमारा ग्लूकोज हो, इन लोग का फर्दर ऑक्सीडेशन ग्लूकोनिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है किसके, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो देखो ये कन्वर्ट हो जाता है किसका, ये नीचे वाला भी OH कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेराइड में। याद कर लेना ये वाले कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ये वाले में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, इन वालों में इनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। चेंजिंग कहाँ आ रहा है, किस वाले OH में, ऊपर और नीचे वाले में, ठीक है ना। ये हमारा एसिड में कन्वर्ट हुआ, इसे बोलते हैं सैक्रिक एसिड, ठीक है। ये हमारे रिएक्शंस थे। कह रहे हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अगर हमको देखना हो कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, साइक्लिक होती है, तो कैसे पता चलता है कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो देखो जो स्ट्रक्चर है ऑफ द ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट स्ट्रक्चर मीन्स एक स्टेट चेन वाला ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है, बट फॉलोइंग जो रिएक्शंस दिए गए हैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आते हैं ग्लूकोज के लिए, ठीक है ना। जैसे कि पहला जो रिएक्शन है ये भी ग्लूकोज का ये नहीं बता पाते कि ग्लूकोज एक स्टेट चेन में है, ये प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर पाता है। ग्लूकोज का जो स्टेट चेन वाला है इस प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाता, तो एक कहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, एक ग्लूकोज के साइक्लिक। देखो डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड, क्योंकि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप तो है, हम लोग देख ही रही हैं। ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है सिर्फ टेस्ट से। याद कर लेना ग्लूकोज के पास देखो जो मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता ही है, तो सिर्फ रिएजेंट से सिर्फ टेस्ट देते हैं, वो सिर्फ टेस्ट देते हैं। बट ग्लूकोज के पास भी एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन ये सिर्फ टेस्ट नहीं दे रहा था, ठीक ना। एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फेट एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3, ठीक है ना। तो ये कौन नहीं दे रहा था, ग्लूकोज का जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर था साइक्लिक वाला ये दे देता है। इसी तरीके से पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन, जो पेंटा एसिटेट है ग्लूकोज का वो हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्शन नहीं करता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके पास अब फ्री CHO ग्रुप नहीं है, ठीक है। तीसरा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब लाइन याद करते चलना कि जो पेंटोज एसीटोट है, ठीक ना, ये जो क्या करता है ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट। अब ये पेंटा एसिटेट जो ग्लूकोज का रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्साइल अमाइन से, तो ये बता रहा है कि इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। तीसरा है कि ग्लूकोज जो होती है एग्जिस्ट करती है दो फॉर्म में, एक अल्फा फॉर्म होता है एक बीटा फॉर्म बता दिए, और ये जो फॉर्म होते हैं एनोमेरिक फॉर्म होते हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, ठीक है ना, ये एनोमेरिक फॉर्म होते हैं। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो होता है ये हमको कब मिलता है, ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन, और ये कब मिलता है, कितने टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मिलता है हमको 419 केल्विन टेम्परेचर पे, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक ना। और कैसे मिलता है, बाय द क्रिस्टलाइजेशन से फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट इतना, वाइल इतना, ये बीटा फॉर्म मिल रहा है हमको, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद लेना जो अल्फा फॉर्म होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और बीटा का कि किसका ज़्यादा होता है। देखो बीटा जो फॉर्म होता है ग्लूकोज का उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। बीटा जो फॉर्म होता है ग्लूकोज का उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है अल्फा फॉर्म से 5 केल्विन ज़्यादा होता है, ठीक ना। ये कितने टेम्परेचर पे मिलता है, 303 केल्विन टेम्परेचर पे मिलता है, जबकि बीटा फॉर्म जो मिलता है 371 पे मिलता है। ये भी क्रिस्टलाइजेशन से मिलता है और ये भी क्रिस्टलाइजेशन से मिलता है, ठीक ना, दोनों क्रिस्टलाइजेशन से मिलते हैं। फ्रॉम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से मिलता है, और ये कहाँ से मिलता है, फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन से मिलता है। ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और जबकि ये हॉट सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन है। ये सब लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बीटा ग्लूकोज है वो
हॉट सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन, जबकि अल्फा ग्लूकोज जो है कंसनट्रेटेड ग्लूकोज से मिलती है, फ्रॉम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हम ग्लूकोज से मिलता है। टेम्परेचर कितना है ये देख लेना, 303 है एक, और ये 371 है, मतलब ये हाई टेम्परेचर भी मिल रहा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। फ्रक्टोज, दूसरी जो पॉइंट पढ़नी थी हमको, ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हमारा क्या है, मोनोसेकेराइड है कि डाइसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड्स है। फ्रक्टोज भी एक क्या है, कीटोहेक्सोज है, ये कीटोहेक्सोज, जबकि ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज था। ऑब्टेन्ड अलोन थ्रू ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेकेराइड्स, ठीक है ना। सुक्रोज के जैसे ग्लूकोज मिला वैसे ही ये भी मिला, और ये भी लिखा है कि इट इज ए नेचुरल मोनोसेकेराइड है, जो फ्रूट्स में पाया जाता है, हनी में भी पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज पाया जाता था फ्रूट में और हनी में। प्योर फॉर्म इट इज यूज्ड एज ए स्वीटनर, सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज में सबसे ज़्यादा स्वीटनर के रूप में कौन यूज करता, तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ज़्यादा स्वीट होता है। इन चारों में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मैनोज में सबसे ज़्यादा मतलब मीठा कौन होता है, हमारा फ्रक्टोज होता है। लिखा है कि एक इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज है। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, फ्रक्टोज का, जिसमें यहाँ पे देखो C+O ग्रुप यहाँ पे लिखा है, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कीटोन ग्रुप होते हुए भी ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है, जबकि जो कीटोन होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अभी कन्वर्ट हो जाता है हेमी कीटल में, और इस वजह से ये दे देता है, ठीक ना। और ये बताओ प्लस डी फ्रक्टोज है कि एल फ्रक्टोज, यहाँ पे देखो OH नीचे वाला किधर है, ये हमारे राइट में, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ये डी फ्रक्टोज है, ठीक है ना। तो देखो लिखा है कि ये जो होता है इट एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म, यहाँ पे भी 2 साइक्लिक फॉर्म है, एक अल्फा साइक्लिक फॉर्म और बीटा। अल्फा कब बोलते हैं, जब इसका जो है यहाँ पे जो OH ग्रुप है इस वाले, तो दूसरा कार्बन यही हमारा, इसका जो हमारा राइट साइड में जिसे बोलती है अल्फा, और ये लेफ्ट साइड में जिसे बोलते हैं बीटा, ठीक है। याद कर लेना कि ये कैसे बनता है, 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे बनता है, बाई एडिशन ऑफ OH ग्रुप। यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है एट 5th पे अटैक करता है। यहाँ पे देखो जो 5th OH था, 5th OH, हाँ OH एट 5th कार्बन वो जाता है कार्बोनिल ग्रुप पे, OH एट 5th कार्बन जाता है कार्बोनिल ग्रुप पे। जबकि ग्लूकोज का देखो, अभी हम लोग ग्लूकोज का देखेंगे, तो ग्लूकोज का भी जो 5th था वो कहाँ पे जाता था, एल्डिहाइड ग्रुप पे। तो वहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो पहले कार्बन पे, जबकि यहाँ पे जो कीटोन हो दूसरे कार्बन पे। याद कर लेना, दोनों में जो 5th OH होता है वही अटैक करता है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पे, जबकि वहाँ पे एल्डिहाइड पहले कार्बन पे होता है, जबकि कीटोन दूसरे कार्बन पे होता है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, ठीक ना, इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ सब चीज़ों पर। द रिंग 5 मेंबर, अब यहाँ पे देखो जो रिंग बनता है वहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनना था, यहाँ पे जबकि 5 मेंबर रिंग बनता है, इसलिए बोलते हैं फ्यूरेनोज। जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसे फ्यूरेनोज बोलते हैं। याद करना फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज, मीन्स एक कार्बन कम हो गया, ठीक ना। और ये एनालॉगस होता है, जैसे हमारा ग्लूकोज के एनालॉगस पाइरेनोज था, ऐसे फ्यूरेनोज जो होता है एनालॉगस होता है फ्रक्टोज के, इसे बोलते हैं फ्यूरेन, ठीक है ना। ये देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कह रहे हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज यहाँ पे है। अल्फा कब बोल रहे हैं, कब बीटा बोल रहे हैं, तो बता चुका हूँ कि अल्फा कब बोलेंगे, जब OH राइट साइड में, देखो ये राइट साइड में हमारा, देखो ये लेफ्ट हाथ है, ये राइट हाथ है, और ये हमारा लेफ्ट है, तो ये देखो ये हमारा बीटा हो गया, ठीक ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइसैकेराइड, ठीक है। तो डाइसैकेराइड्स अभी हम लोग जानते हैं कि डाइसैकेराइड्स का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको 2 मोनोमर मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे सुक्रोज बताओ किससे किससे मिलकर बना होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हमको ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। माल्टोज में मैं बता चुका हूँ, माल्टोज में क्या होते हैं, केवल और केवल ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, देखो 2 मॉलिक्यूल। और लैक्टोज में एक ग्लूकोज होता है और एक क्या होता है हमारा गैलेक्टोज होता है। अब देखो सुक्रोज में क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो होते हैं, लेकिन वो जो ग्लूकोज होता है अल्फा डी ग्लूकोज होता है, याद कर लेना, 2 सब में डी ही ग्लूकोज है, सब में कौन सा ग्लूकोज है, डी, सब में डी ग्लूकोज है, एक तो ये हो गया। लेकिन अब अल्फा बीटा हो सकते हैं, अल्फा हो सकता है, बीटा अल्फा बीटा हो सकता है, बीटा हो सकता है। तो देखो जैसे सुक्रोज जो हो गया हमारा, सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है और यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज है, याद कर लेना। जबकि माल्टोज में 2 अल्फा डी ग्लूकोज हैं, जबकि लैक्टोज में सब बीटा ही हैं, बीटा डी ग्लूकोज बीटा। तो हमारा जो लैक्टोज है उसमें सब बीटा है, हमारा जो ये था हमारा माल्टोज था इसमें सब अल्फा है, वो भी ग्लूकोज ही है। जबकि हमारा सुक्रोज जो होता है उसमें अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में है, जबकि फ्रक्टोज बीटा फॉर्म का लेते हैं, ठीक है। जो ये सब चीज़ देखो लिखा हुआ है। और ये जो बॉन्ड बनता है 1-2, देखो हमारा जो सुक्रोज है, सुक्रोज में याद कर लेना 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है, देखो 1-2 ग्लाइकोसिडिक, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है।
तो सुक्रोज जो होता है यहाँ पे हमारा सुक्रोज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। हमारा जो सुक्रोज है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है, इस चीज़ को याद कर लेना यार, ठीक है ना, क्योंकि ये तुमसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि हमारा जो सुक्रोज होता है वो कैसे जुड़ा होता है। हमारा सुक्रोज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है, ठीक ना। तो ये हमारा सुक्रोज है, देखो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तुम पहचान जाओगे। तो कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ से काउंटिंग करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो O है, तो ये हमारा पहला कार्बन हो गया, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ पे छठवां है। इसमें कौन सा होगा, ये हमारा O ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे तो इसको बोलोगे नहीं, देखो इससे पहचान जाओगे कि ये लास्ट वाला कार्बन है, इसी से पहचानोगे तुम्हारा लास्ट छठवां नंबर है। जैसे इसको देखो तुरंत पहचान जाओ कि हमारा छठवां कार्बन है। तो इधर से गिनती करते चलो 6 5 4 3 2, क्योंकि इधर से चले नहीं जाओगे। तो ऐसे करोगे, कैसे पहचानोगे इसको, देखिए छठवां नंबर का कार्बन है। तो देखो यहाँ पे हमारा हो गया, ये 6 नंबर का कार्बन है, ये 5 नंबर का कार्बन है, ये 4 नंबर का, 3 और 2, ठीक है, और ये हमारा पहला नंबर का कार्बन है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यहाँ पे 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है, ठीक है। देखो ये हमारा क्या था, सुक्रोज था, ठीक है। अब सुक्रोज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो। देखो लिखा है क्या, सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग सुक्रोज को ऐसे नॉर्मली फॉर्म में देखें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइंड फॉर्म में, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक ना। तो क्या होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ग्लूकोज जो होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, हमारा जो फ्रक्टोज होता है वो लेबियो रोटेटरी होता है, फ्रक्टोज, ठीक है। लेकिन जो रोटेशन होता है, सिंस जो लेबियो रोटेटरी है ये बहुत ज़्यादा होता है, -92 होता है, जबकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी 52 होता है। तो ये ज़्यादा निगेटिव में चला गया, ठीक है ना। तो हमारा लेबियो रोटेटरी ही कंपाउंड बन जाता है एटलीस्ट लास्ट में, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि इसको इनवर्ट शुगर बोलते हैं। याद कर लेना कि हम लोग जो हमारा सुक्रोज, इसको इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर। सुक्रोज आल्सो नेम्ड एज द इनवर्ट शुगर। क्यों, क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इसका जो साइन होता है, पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स प्लस साइन था, और जब इसका आफ्टर हाइड्रोलिसिस देखते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, इसे रोटेशन बोलते हैं। इसे बोलते हैं इसलिए कि पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, तो इसीलिए बोलते हैं ये हमारा इनवर्ट शुगर है। याद कर लेना क्यों बोलते हैं, रीजन। देखो यहाँ पे देखो माल्टोज में देखो ग्लूकोज, जो हमारा सुक्रोज था वहाँ पे 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, जबकि माल्टोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। देखो यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है ना। इसको तैयार कर लेना कि यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है। देखो 1 है और यहाँ पे 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जबकि यहाँ पे भी देखो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो हमारा केवल सुक्रोज ही जिसमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बाकी सब में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलीसैकेराइड्स। तो देखो पॉलीसैकेराइड में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल स्टार्च पढ़ेंगे, सेलुलोज पढ़ेंगे, ठीक है, और ग्लाइकोजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्च किसका पॉलीमर है, स्टार्च ग्लूकोज का। कई ग्लूकोज मिलकर के हमारा स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। जिसका नाम बड़ा है, कैसे परसेंटेज याद करोगे, देखो मैं ऐसे याद करता था कि इसका नाम बड़ा है तो इसमें ज़्यादा परसेंटेज है, मीन्स 80 से 85% है। ये छोटा सा है इसलिए इसका परसेंटेज भी कम है, 15 से 20% है। एमाइलोज, अब दो ये छोटा है, इसका चेंज जो होता है ये कम है, ठीक है ना, एमाइलोज। तो एमाइलोज जो होता है ये छोटा भी है और कम भी है। तो एमाइलोज जो होता है एक वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट हो जाएगा। देखो क्योंकि ये ब्रांचिंग नहीं है। सोचो कि कोई पॉलीसैकेराइड है, कोई मोनोसैकेराइड है, कौन ज़्यादा सोल्यूबल होगा, पॉलीसैकेराइड के मोनोसैकेराइड। हमेशा मोनोसैकेराइड जो होते हैं ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, पॉलीसैकेराइड सोल्यूबल नहीं होते हैं, याद कर लेना। तो ये हमारा जो होता है एमाइलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल होता है क्योंकि ये कैसा है, एक स्ट्रेट चेन है। देखो एक स्ट्रेट चेन फॉर्म में पाया था और यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही है, ठीक है ना। तो देखो लिखा कि वाटर सोल्यूबल होता है कंपोनेंट, इट इज लॉन्ग और कैसा है, अनब्रांच मीन्स स्ट्रेट चेन है। तो अमाइलोज जो होते हैं अनब्रांच होते हैं, मीन्स स्ट्रेट चेन होते हैं। और एक चेन में 200 से 1000 जो मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज को, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज ही होते हैं। याद कर लेना, जो हमारे स्टार्च हैं अल्फा डी ग्लूकोज का ही होता है, ठीक है ना। देखो अल्फा डी ग्लूकोज से लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। और सोल्यूबल इन H2O, अभी देख ही लिया कि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और ये ब्लू कलर देते हैं विथ आयोडीन। एमाइलोज ही हैं जो ब्लू कलर देते हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होते हैं ब्लू कलर वो देते नहीं है। देखो एमाइलोपेक्टिन इन वाटर जो होते हैं ये इनसोल्यूबल होते हैं और ये कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। देखो इनमें ब्रांचिंग हुई है किसकी, 1,6 की ब्रांचिंग हुई है। यहाँ पे देखो किसकी ब्रांचिंग हो रही है, 1,6 की, ये इंपॉर्टेंट है। 1,4 की लिंकेज है, ब्रांचिंग 1,6 से कर रहे हैं, 1,6 ब्रांचिंग है। तो देखो एमाइलोपेक्टिन नाम भी बड़ा है और ब्रांच है, एमाइलोज छोटा है और परसेंटेज भी छोटा और अनब्रांच है, स्ट्रेट चेन में, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, इसको चलो बताते चलो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा,
देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। अब देखो सुक्रोज है मीन्स ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होगा। ग्लूकोज में अल्फा होता था जबकि फ्रक्टोज में बीटा होता था, तो हमारा अल्फा और बीटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गए। तो पहले का जो आंसर हो जाना चाहिए सी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये भी तुम लोग करके बताओगे, इसका तुम लोग बताओगे। अब देखो सब कुछ दिया है, ये कि मोनोसेक्राइड है सुक्रोज, सुक्रोज का मोनोसेक्राइड बताओ कौन कौन हो सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज जो होता है वो अल्फा होता है और फ्रक्टोज क्या होता है बीटा होता है। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोपाइरेनोज हो गया, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज हो गया और बीटा फ्रक्टोपाइरेनोज हो गया, ठीक है। तो अपना इसमें आंसर देख लेना, शायद ये होना चाहिए, ठीक है। ये अल्फा डी लिखा है गलेक्टो, तो ये गलत हो गया। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज ये सही लग रहा है, ये वाला अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। यहाँ पे लिखा है बीटा डी ग्लूको, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज, यहाँ पे भी पाइरेनोज बोल दिया तो ये भी गलत हो गया। देखो कितना ध्यान से करना है, तो हमारा आंसर बी हो गया। दूसरे का क्वेश्चन देखो, वैसे तुम लोग को करना था मैं कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा हमको लग रहा था कि तुम लोग कर नहीं पाओगे, ठीक है। देखो आगे देखते हैं दूसरा नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है। अमाइलोज जो होता है उसमें केवल 1,4 ब्रांचिंग होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन देखो कब आया था 2018 में। तो अमाइलोज जो होते हैं अमाइलोपेक्टिन है 1,4, ठीक है। और अल्फा लिंकेज जब एंड ये गलत है, अमाइलोज हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड ये भी गलत है। अमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज। यहाँ पर लिखा है अमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये गलत है, ठीक है। तो देखो ये भी गलत हो गया पहला वाला, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज, ये सही लग रहा है थोड़ा सा। ये यहाँ पे अल्फा अल्फा, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन के बाद तो होता ही है ब्रांचिंग, अभी देखो कि यहाँ पे सब अल्फा ही तो है, अल्फा ये भी अल्फा ये भी अल्फा है, ठीक है ना। सब अल्फा लिंकेज ही हैं, 1,6 के बीच में अल्फा लिंकेज है और इसके बीच में अल्फा लिंकेज है। तो दूसरे का कौन सा सही हो जाना चाहिए, दूसरे का जो सही हो जाना चाहिए ये सी वाला सही हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 है यहाँ पे अल्फा लिंकेज और यहाँ पे बीटा लिंकेज दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं कौन सा लिंकेज है, यहाँ पे कोई लिंकेज बोला नहीं है। एनसीईआरटी में तुम लोग इसको देख लेना, इसका कौन सा लिंकेज दिया। देखो यहाँ पे 1,6 लिंकेज तो लिख दिया है, 1,6 लिंकेज लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया होगा मेरे हिसाब से यही अमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज ही दिया होगा। एक बार देख लेना, जो फिगर देख के लग रहा है कि यहाँ पे क्या दिया होगा, शायद अल्फा लिंकेज दिया होगा, ठीक है। तो इसका मैं पहला वाला लगा देता हूँ, इसको तुम लोग एक बार एनसीईआरटी में देख के कन्फर्म कर लेना, ठीक है, कि यहाँ पे अल्फा है कि बीटा है। फिगर से जो देख के लग रहा है वो अल्फा लिंकेज ही लग रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन एंड याइल्ड एंड ऑक्साइम, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम वुड बी। देखना यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, अल्फा बीटा, क्योंकि इस टाइप की थोड़ा रटने वाली चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, सब में क्योंकि पूछ रहा है इस टाइप का। देखो यहाँ पे 2018 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, 2020 में आया था, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, 2020 का। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है कि बताना है कि बताओ डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइल अमाइन याइल्ड एंड ऑक्साइम, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम वुड बी। इसमें बताना है कि ऑक्साइम का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो ऑक्साइम से जब रिएक्ट करता था केवल यहाँ पे फर्क पड़ता था, कहीं पे नहीं। बाकी तो देखो यहाँ पे OH दूसरी साइड होगा, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। यहाँ पे तीसरे वाले कारण पे तो हो सकता है, ये तो इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो आंसर ऐसे भी बस ऐसे तुम मतलब कर सकते थे, कुछ करना नहीं था। देखो यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। चौथा क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में क्या सही नहीं दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो लैक्टोज गिव इक्वल अमाउंट ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। सही है कि हम लोग जानते हैं उसमें लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। लैक्टोज हमारा लैक्टोज इज ए बीटा बी ग्लूकोसाइड्स फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल ऑफ डी गैलेक्टोज।
ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, तो यही गलत है। देखो बाकी सब सही है, ठीक है। ये बीटा दिया गया है, हम लोग जानते थे कि लैक्टोज में क्या होता था, बीटा होता था ना, तो देखो सब बीटा होते थे। जबकि यहाँ पे देखो लैक्टोज जो रिड्यूसिंग शुगर तो है क्योंकि डाइसैकेराइड जितना भी सब रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज के, ठीक है। और जितना भी रिड्यूसिंग होते हैं सब म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, तो आंसर जो होना चाहिए सी, ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा। तो लैक्टोज का देखो फार्मूला लिखा और इतना OH ग्रुप होते हैं, सही है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन, बताओ अब इसमें से म्यूटा रोटेशन कौन शो नहीं करेगा, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, और इसमें कौन सा आंसर होता है, सुक्रोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, एनोमर्स याद कर लेंगे। देखो ए से मैं याद किया था कि अल्फा अल्फा बोला तो ए आ रहा है ना यहाँ पे, तो एनोमर्स होते हैं। एपीमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, तो दोनों एक ही आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे अल्फा और ये बीटा तो ये है नहीं, इनएंसियोमर्स, सॉरी एपीमर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर, अब देखो जो मैं बोला था, बताओ कौन सा स्वीटेस्ट शुगर होता है, फ्रक्टोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे से डिफर करते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन एटम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स, बताओ कन्फर्मेशन की कॉन्फ़िगरेशन। अल्फा और जो हम लोग बीटा बोल रहे हैं किसकी वजह से बोल रहे हैं, कन्फर्मेशन की वजह से बोल रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन आ गया ना, तो कन्फिगरेशन की वजह से बोलते हैं, कन्फर्मेशन की वजह से नहीं बोलते हैं, ठीक ना। कन्फर्मेशन की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ग्लूकोज का क्या है, एक हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज कि ग्लूकोज मैनोज ये सब होते हैं कन्फर्मेशन की वजह से होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट, अगर हम लोग स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको लास्ट में क्या मिलता है, एट लास्ट में तो सभी ग्लूकोज ही मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो हमारा 9 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे देखो टॉपिक हमको पढ़ना है नेक्स्ट सेलुलोज, तो सेलुलोज भी किसका पॉलीमर होता है, हमारे ग्लूकोज का ही होता है। देखो लिखा है कि एक स्ट्रेट चेन में लेकिन होता है, ये स्ट्रेट चेन होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। यहाँ पे क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1,4 बीटा डी ग्लूकोज होंगे, यहाँ पे क्या होगा 1,4 बीटा डी ग्लूकोज होंगे, ठीक है। देखो कि सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट, सेलुलोज कहाँ पे होते हैं, मेनली प्लांट में ही होते हैं। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट किंगडम होता है, प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेलवाल में होता है प्लांट के। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन में होता है, और 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहाँ पे बीटा टाइप का लिंकेज है, ठीक ना। यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक ना। यहाँ पे देखो इसलिए लिखा बीटा लिंकेज। सेलुलोज बताओ किसका पॉलीमर होता है, तो हम लोग जानते हैं ग्लूकोज का होता है। इसका आंसर तुम लोग करना था, मैं कर दिया। ग्लाइकोजन देखो आ गया, ग्लाइकोजन को बोलते हैं एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। और ये भी पॉलीमर होता है हमारे ग्लूकोज का, और ये हाईली ब्रांच होता है। एनिमल स्टार्च है तो स्टार्च में क्या होता था, हम लोग पढ़े थे ना अभी, एमाइलोपेक्टिन, वो ब्रांच होता था, ये भी ब्रांच होगा। सिम देखो लिख दिया कि हमारा जो ग्लाइकोजन होगा ये एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है, ठीक है ना। और रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड, और बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होता है। तो याद कर लेना कि एमाइलोज के सिमिलर होता है कि एमाइलोपेक्टिन के, तो एमाइलोपेक्टिन के। प्रोटीन आ गया हमारा टॉपिक, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ग्लूकोज के मैंने करवा दिए हैं, अच्छे से तैयार कर लेना इधर। अब प्रोटीन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो प्रोटीन हम लोग जानते हैं ये मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल होता है हमारे लिविंग सिस्टम में। चीफ मॉलिक्यूल होता है, किसमें किसमें पाया जाता है, मिल्क में, चीज में, पल्स में, पीनट्स में, इन सब में पाया जाता है प्रोटीन, ओके। और प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। प्रोटीन को हम लोग क्यों प्रोटीन बोल रहे हैं, प्रोटीन मीन्स होता है प्रोटियोज मीन्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होता है। जितने भी प्रोटीन हैं वो पॉलीमर होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड का। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड के। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब देखो अमाइनो एसिड के अगर बारे में बात करूँ, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, तो देखो अमाइनो एसिड्स क्या है। अमाइनो एसिड में देखो ये एक कार्बन ग्रुप होता है, ठीक है, और इससे अटैच हमारा एक COOH ग्रुप होगा, और उसी कार्बन से अटैच NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। और इससे एक वेरिएबल ग्रुप लगा होता है। इसको याद कर लेना कि 3 चीज़ें होती हैं, एक कार्बन है उस पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक अमाइनो ग्रुप होगा, और एक वेरिएबल ग्रुप होता है, ठीक है ना। अमाइनो एसिड को क्लासीफाई कर सकते हैं
कई तरीकों से, लेकिन मेनली हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे। एक तो इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल, इसेंशियलिटी के बेस पे। दूसरा है कि एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो पहले हम लोग इसेंशियल का देखते हैं और नॉन इसेंशियल का। कैसे याद करोगे, इसका एक ट्रिक था जो मैं ऐसे ही तैयार करता था कि कैसे कि कौन इसेंशियल है। तो मैं ऐसे याद किया था कि वीआईपी हाल, देखो वीआईपी हाल में टी, देखो अब वी फॉर वैलिन में याद किया था, आई फॉर आइसोल्यूसिन याद किया था, पी फॉर फिनाइल एनालिन, एच फॉर हिस्टाडीन और ए फॉर आर्जिनिन है हमारा। ए फॉर आर्जिनिन, इसको ध्यान में रखना, आर्जिनिन हिस्टाडीन और आर्जिनिन नाम याद कर लेना। ए फॉर दूसरा नाम आ देना, एलानिन मत कर देना, ठीक है ना। ए फॉर एलानिन ना कर देना। ए फॉर क्या है, आर्जिनिन। कैसे याद होता है, तो हिस्टाडीन तुमको याद है तो जान देना कि यहाँ पे आर्जिनिन ही है, ठीक है। एल फॉर ल्यूसिन और एल फॉर लाइसिन, एम ई फॉर मिथियोनिन, टी फॉर हाँ थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन नहीं होता, याद कर लेना, टायरोसिन हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, नहीं तो टी फॉर तुम टायरोसिन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मैं याद कर लिया था। और देखो बाकी जो होंगे हम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है ना। देखो अब ये एसिडिटी और बेसिडिटी की मतलब एसिडिक अमाइनो एसिड बेसिक और एक न्यूट्रल होते हैं। तो पहले एसिडिक याद करते हैं, बेसिक, बाकी जो बच गए हमारे न्यूट्रल हो गए। तो देखो मैं बेसिक का याद किया था, बेसिक अमाइनो एसिड कैसे याद किया था, HIS, हिज मतलब क्या होता है हिंदी में, उसका होता है, उसकी अर्जी, आर्जी मीन्स आर्जिनिन है ना, तो उसकी अर्जी लाइन, अर्जी मीन्स क्या, प्रार्थना कि क्या वो कहना चाहता है। तो उसकी अर्जी लाइन से मैं याद किया था कि हिस्टीडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, उसकी अर्जी लाइन मीन्स हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है। ये बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। और एसिडिक में कौन होते हैं, ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड, इसको तुम लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। भले 1 2 लिखे हैं, वहाँ से देख के बता देना। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन है, ये भी देख लेना। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, सेरीन है, एलानिन है, ए फॉर एलानिन। देखो यहाँ पे बहुत सारा बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक में क्या था, उसकी अर्जिनाइन, उसमें हिस्टीडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, तो लाइसिन हो गया, आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन इसेंशियल मीन्स क्या है, उसके लिए बताते हैं VIP हाल में TT, और ए फॉर वहाँ पे आर्जिनिन होता था, यहाँ पे क्या है, एक ही ए आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एलानिन है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि कौन सा हमारा नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। ये सब आंसर तुम बताओगे F नंबर का। हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारा, हीमोग्लोबिन क्या है हमारा, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा प्रोटीन के बारे में, ठीक है। थोड़ा प्रोटीन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, कोई अमाइनो एसिड के बारे में कुछ दिया है। देखो क्वेश्चन इसको बता देता हूँ मैं, थ्योरी इसका थोड़ा नीचे, क्वेश्चन ऊपर आ गया है। दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बताता है, तो रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ कॉन्टिन्यूस पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 डायमेंशन बताते हैं मेनली। डी नेचर्ड प्रोटीन, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को कौन बताता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बोला है कि ये जो है 22 नंबर का क्वेश्चन बोला कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन का, ये किसके बारे में बताता है, रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ कॉन्टिन्यूस पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखो अमाइनो एसिड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड पढ़ लिए, एसिडिक बेसिक पढ़ लिए। अब अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी बारे में पढ़ते हैं। अमाइनो एसिड कैसा होता है, अमाइनो एसिड जो होते हैं यूजुअली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अमाइनो एसिड कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉट एमॉर्फस सॉलिड, याद कर लेना। और इन वाटर सोल्यूबल होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट, 3 चीज याद करना, कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। और ये साल्ट की तरह से बिहेव करते हैं, देखो ये साल्ट की तरह से बिहेव करते हैं। आल्दो इनके पास COOH ग्रुप है, मीन्स इनको एसिडिक होना चाहिए था, इनके पास NH2 ग्रुप है, इनको बेसिक होना चाहिए था, जब तब भी ये कैसे बिहेव करते हैं, ये साल्ट की तरह से बिहेव करते हैं। और इन सबके प्रेजेंस होने की वजह से ये ज्यूटर आयन भी बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो COOH ग्रुप है ये अपना H जो प्लस है किसको दे देता है, NH2 को, क्योंकि जानते हैं एसिड क्या निकालता है, H+ और बेच H+ लेता है, तो देखो ज्यूटर आयन बन जाता है। मीन्स ज्यूटर आयन कौन बनाता है, जितने भी अमाइनो एसिड से सब ज्यूटर आयन बनाएंगे, याद कर लेना, जितने भी अमाइनो एसिड से सब ज्यूटर आयन बनाते हैं। इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म अमाइनो एसिड सो एम्फोटेरिक बिहेवियर, अब ना तो ये एसिडिक रहा ना तो बेसिक रहा, ये एम्फोटेरिक हो गया है। तो ज्यूटर आयंस कैसे होते हैं, याद कर लेना, ज्यूटर आयंस एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, मीन्स वो बोथ एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं। ज्यूटर आयंस जो होते हैं बेस और एसिड दोनों की तरह से बिहेव करते हैं। देखो लिखा कि ग्लाइसिन, जो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं सब क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होती है नेचुरली अकरिंग फॉर्म है, अल्फा फॉर्म में तो है, बट
ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ड्यू टू अल्फा कार्बन एसिमेट्री, मीन्स इसके जितने भी एटम्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक ना। कह रहा है कि ये भी जो होते हैं दीज एग्जिस्ट इन डी और एल फॉर्म में, मोस्ट नेचुरली अकरिंग जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एल कॉन्फिगरेशन होता है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट नेचुरली अकरिंग जो अमाइनो एसिड होंगे, मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैव एल कॉन्फिगरेशन। एल अमाइनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई राइटिंग NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट। एल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एल जो हमारा लेफ्ट में है, जैसे वहाँ पे होता था डी और एल, वहाँ वैसे बताते थे, यहाँ पे NH2 से बताते हैं अमाइनो एसिड में। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में क्या होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे NH2 CH2 ये हमारा एक अमाइनो एसिड हो गया, ये हमारा दूसरा अमाइनो एसिड होता है। तो याद करें ना, फर्स्ट अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप होता है, जबकि सेकंड अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप होता है। दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और बन जाता है एक पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड के बीच में एक जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं डाईपेप्टाइड बॉन्ड। तो डाईपेप्टाइड बॉन्ड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है, याद कर लेना। ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, दो पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन कितने अमाइनो एसिड, तीन अमाइनो एसिड। तो ऐसे पूछ सकता है कि मोनोपेप्टाइड डाईपेप्टाइड, तो बताओ मोनोपेप्टाइड में ऐसे बोल दिया टेट्रापेप्टाइड, तो टेट्रापेप्टाइड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड, तीन, कितने अमाइनो एसिड, चार। कह रहा है कि इंसुलिन जो होता है, इस इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, इंसुलिन के पास टोटल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इंसुलिन के पास जो टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 51, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है। प्रोटीन को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है। मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे हम लोग प्रोटीन को यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं। पहला है फाइब्रस प्रोटीन हो सकते हैं और ग्लोब्यूलर हो सकते हैं। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन अभी आया था ना, तो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ग्लोब्यूलिन और इंसुलिन जो होते हैं ये कैसे प्रोटीन है हमारे, इंसुलिन और ग्लोब्यूलिन कैसे प्रोटीन होते हैं हमारे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अब ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए लिखा है ग्लोब्यूलिन और इंसुलिन, याद कर लेना। ग्लोब्यूलर जो प्रोटीन होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और स्फेरिकल गोल गोल होते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है इन दिस केस पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल्ड कर जाता है और एक स्फेरिकल शेप देता है, जैसे इंसुलिन हो गया हमारा और ग्लोब्यूलिन मीन्स हीमोग्लोबिन होंगे और ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। जबकि ये फाइब्रस प्रोटीन जैसे हमारे नेल्स में पाए जा रहे हैं, बाल में पाए जा रहे हैं, ये कैसे हैं, इनसोल्यूबल है। अगर सोल्यूबल होते तो सब पानी में घुल करके बाहर आ जाता है ना, नेल्स वो सब निकल जाते। तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल में हेल्ड करते हैं और इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है और फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे केराटिन और मायोसिन जो होते हैं ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और फाइब्रस होते हैं केराटिन प्रोटीन बोलते हैं ना, कि नाखून में कौन सा होता है केराटिन प्रोटीन, बाल में केराटिन। तो केराटिन और मायोसिन वाटर इनसोल्यूबल, जबकि ग्लोब्यूलिन जो है वाटर सोल्यूबल है। ओके, देखो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पे भी पढ़ते हैं, जब बायोमॉलिक्यूल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़े हो, इसको तुम लोग पढ़े होगे, इसलिए मैं इसको बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, तुम लोग खुद से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखो कोई प्रोटीन है उसका हम लोग क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं। अब दो तरीके से कर सकते हैं, एक फिजिकल चेंज करके और दूसरा केमिकल चेंज। देखो लिखा कि प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकली सिस्टम में वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है। याद कर लेना कि जो प्रोटीन हम लोग के सिस्टम में पाया जाता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है और वो बायोलॉजिकली एक्टिव होती है तब, ठीक है ना, और वो नेचुरल प्रोटीन होता है। कह रहे हैं कि जो प्रोटीन हमारे बायोलॉजी सिस्टम में पाया जा रहा है बॉडी में वो 3 डायमेंशनल होता है और बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, ठीक है। अब उसका डीनेचुरेशन हम लोग करा सकते हैं, या तो फिजिकल चेंज कर सकते हैं या तो केमिकल चेंज करा करके। फिजिकल चेंज मीन्स टेम्परेचर चेंज कर दो तो डीनेचुरेशन हो जाएगा, केमिकल चेंज मीन्स पीएच चेंज कर दो तो ही बोला है, तो डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन कैसे होता है, जो उसमें जो फोल्डिंग होता है प्रोटीन का, एक दूसरे से जो फोल्ड किए रहते हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन है तो उसका अनफोल्डिंग होता है, जो फोल्ड किया है वो अनफोल्ड हो जाएगा। हेलिक्स कॉइल्ड होते हैं वो अनकॉइल्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, लूज कर जाती है, इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब देखो जब डीनेचुरेशन होता है तो प्रोटीन के कई स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। तो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो अनअफेक्टेड होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वो रिमेन्स इंटैक्ट, बाकी सेकेंडरी टर्सरी जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। जैसे अंडे को हम लोग उबाल देते हैं
ठीक है ना, अंडे को बॉयल कर दो, वो हमारा जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब डी नेचुरेशन के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ओके, देखो यहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन, बताओ कि कौन सा है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जो रिमेन्स इंटैक्ट होता है ड्यूरिंग डी नेचुरेशन, तो इसको जानते हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ज़्यादा फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ए ज्यूटर आयन, तो इसमें कौन ज्यूटर आयन जो होगा जो ज्यूटर आयनिक फॉर्म शो करेगा, जो अमाइनो एसिड होगा। इसमें से अमाइनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि डी नेचुरेशन गिव्स गिवन बिलो, करेक्ट, which of the following statement about the denaturation is given below is correct। denaturation of protein cause lose of secondary and tertiary structure of protein, सही है। denaturation leads to conversion of double stranded of the DNA into single bond strand में denaturation affects primary structure of get, ये गलत हो गया। तो सही कौन लग रहा है हमको, पहला तो सही है, पहला कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो पहला है, तीसरा गलत है, ये हो नहीं सकता, ये भी गलत हो सकता, तो बस ऐसे भी कर सकते थे, अगर तुमको दूसरा वाला नहीं आ रहा था तब भी तुम मार सकते थे आंसर, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द पेप्टाइड चेन, इसमें से कौन सा जो पेप्टाइड चेन को बता रहा है। तो पेप्टाइड चेन में क्या होता था हमारा, पेप्टाइड चेन में हम लोग देखते थे कि कार्बन होता था और नाइट्रोजन एच होता था, ठीक है ना, ये सब ग्रुप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना है, कहाँ गया पेप्टाइड बॉन्ड, अभी हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बना के आ रहे हैं, देखो C+O ग्रुप और NH ग्रुप यहाँ पे है ना, इसको ढूंढो, इसको ढूंढते हैं। तो ये क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा, बोला कि बताओ कहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है, किसमें पेप्टाइड चेन है, बताओ। तो COONH, इसको ढूंढो, COONH यहाँ पे है, ये ये गलत कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं इसमें, यहाँ पे COONH है, यहाँ पे ये फिर से डबल वही आ गया, ये NH इतना लंबा तो होता नहीं है, ठीक है ना, NH आ गया पास में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो ये है अलग, एक अमाइनो एसिड हो गया इतना, ठीक, और यहाँ से ये दूसरा हो गया हमारा अमाइनो एसिड, ठीक, यहाँ से अपना तीसरा शुरू हो जाएगा। तो ये जो आंसर है ना C वाला शुरू होना चाहिए, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज दैट इट फंक्शन एज ए कैटलिस्ट फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन, करें कि जो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है प्रोटीन हीमोग्लोबिन के बारे में। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक्ट करता है एन ऑक्सीजन कैरियर इन ब्लड, C सही हो जाएगा ना। 17 नंबर है क्वेश्चन कि द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाई, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो किसके द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है। ए है डाईपेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। तो 17 में जो आंसर हो जाना चाहिए वो कौन से बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होता है, ये बताओ। 17 नंबर का हेलिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके बताना 17 का, ठीक है। थ्योरी में यहाँ पे इस वाले में दिया होगा, भी देख लेना, देखो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है ये, तो ये किसके द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है, ये किसके द्वारा स्टेबलाइज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको जब पढ़ोगे तो तुमको मिल जाएगा जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो कौन स्टेबलाइज करता है। अल्फा हेलिकल, देखो दो टाइप का, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का ना वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, याद कर लेना, अल्फा और बीटा प्लेटेड जो सीट है, तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कौन से हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका आंसर तुम लोग बताओगे 70 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। देखो मेरे पास आंसर है लेकिन इसका तुम लोग बताना कि क्या होगा, ठीक है। विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, ये बताओ कि कौन सा सही नहीं है। तो अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड इज एसिमेट्रिक, जो अल्फा कार्बन होता है आप अल्फा अमाइनो एसिड वो एसिमेट्रिक होता है, सही है। ऑल प्रोटीन आर फाउंड इन एल फॉर्म में। ह्यूमन बॉडी कह रहे हैं जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन दे नीड एट pH7 बोथ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो इसमें से कौन सा गलत लग रहा है, देखो 18 का विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखो ऑल प्रोटीन आर फाउंड इन एल फॉर्म, और यहाँ पे देखो ये तो सही हो गया पहला वाला, बी वाला थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जितना भी प्रोटीन थे पाए जाते थे कैसे, वहाँ पे जो अमाइनो एसिड होता है तो एल फॉर्म में होता है, ये भी सही लग रहा है। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन दे नीड, और एट pH7 बोथ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो ये न्यूट्रल pH है, इसका भी आंसर तुम लोग बताना। देखो पहला सही है, दूसरा भी सही है,
ठीक है। इसका आंसर देखो, 2 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, इसको अच्छे से तुम लोग बताना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे COOH बॉन्ड दिया, NH बॉन्ड दिया, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। तो बताना है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में क्या गलत दिया गया है। तो देखो, CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन, ये जो CN बॉन्ड है यहाँ पे हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन अनयूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ NC बॉन्ड। CN बॉन्ड मीन्स इसकी बात कर रहा है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है इन प्रोटीन लॉन्गर है, तो ये गलत हो गया, ये 19 नंबर का जो है ये गलत हो गया है, ठीक है ना। ये बॉन्ड देखो, सोचो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये रिजोनेंस में जा रहा है, ये रिजोनेंस में जा रहा है ना, तो ये बॉन्ड जो होगा नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से छोटा ही होगा, तो ये वाला गलत हो गया है, हमारे स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। तो पूछा है कि इसमें से बताओ कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ए सही हो जाएगा इसका। 19 नंबर का कौन सही हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखो ये सब सही है, ये सब जितने भी बाकी स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बताओ, ये प्लेनर है, प्लेनर मीन्स sp2 हाइब्रिड, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी तुम लोग बताना, ठीक है। तो देखो अच्छा एक बार देख लेते हैं कि विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको तुम लोग बता ले जाओगे वैसे, ठीक है, इजी है। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, तो ये भी सही है। एमाइलोपेक्टिन कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज, तो ये गलत है, पहला सही लग रहा है। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ये गलत है, प्रोटीन में डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड यूज होते हैं। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज दे आर 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, बट देखो इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देयर आर 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो ये क्या है बताओ, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ, स्टार्च जो होता है हमारा एक पॉलीमर होता है, अल्फा ग्लूकोज का होता है, तो ये पहला ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है ना। 20 नंबर का पहला वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ये डी गलत लग रहा है, क्योंकि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 5 कार्बन होते हैं और 1 जो होते हैं ऑक्सीजन एटम होता है। तुमको लगेगा देखो साइकिल में तो होता ही है 4 कार्बन, लेकिन उस पूरे फ्रक्टोज स्ट्रक्चर में 5 कार्बन होते हैं ना। तो यहाँ पे दिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, विटामिन के बारे में दिया गया है कि विटामिन 2 टाइप के होते हैं। पहली बात तो एक वाटर सोल्यूबल होता है, एक वाटर इनसोल्यूबल होता है। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, उनको लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे बी और सी। जबकि जो फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट जो सोल्यूबल होते हैं उन्हें बोलते हैं एडक, ADEK, ऐसे याद करना एडक, ठीक है, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। देखो यहाँ पे विटामिन दिया गया है, तो और विटामिन के भी नाम याद रखना कि विटामिन को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ऐसे याद करें, विटामिन B को साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। यहाँ विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना, सबका दिया गया है। तो विटामिन ए की वजह से यूरोपथैल्मिया मीन्स 9 ब्लाइंडनेस हो जाएगा। बेरी बेरी मीन्स यहाँ पे देखो दरारें पड़ जाती हैं ओठों में, ठीक है। चिलकोसिस मीन्स ब्लड, देखो विटामिन B2 लिखा है, ठीक है ना, चिलियोसिस हो जाता है। विटामिन B12 लिखा है कि परनीसिस एनीमिया होता है। ये एस्कॉर्बिक एसिड में स्कर्वी हो जाता है, तो यहाँ से ब्लड आने लगता है, ठीक है ना, दांतों से। विटामिन डी रिकेट्स, और रिकेट्स कहाँ पे होता है याद कर लेना, चिल्ड्रन में होता है। रिकेट्स कहाँ पे होता है, बच्चों में होता है। ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट होता है। विटामिन की ये क्वेश्चन आया था जब मैं BHU का एक बार दिया था, 12th के बाद लोग देते हैं ना बेसिक करने के लिए, तब आया था। विटामिन के इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम, तो सही है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो ये होता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग फिर से जानते हैं कि तुम लोग खूब जेनेटिक्स पढ़े होगे, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग जानते हैं जब किसी DNA का या RNA का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मीन्स उसका कंपोजिशन पता चल जाएगा क्या क्या किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। जैसे पेंटोज शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। याद करिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग होमोसाइक्लिक की हेट्रोसाइक्लिक, ये सब लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। DNA मॉलिक्यूल द शुगर मोइटी इज बीटा डी, याद कर लेना कौन सा होता है। शुगर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बीटा होते हैं, बीटा डी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो शुगर होता है वो क्या होता है, बीटा फॉर्म में होता है, ठीक है ना। RNA में राइबोज होगा, इसमें डीऑक्सी राइबोज होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि जो बेसेज होते हैं मीन्स एडनिन और ग्वानिन, तो एडनिन और ग्वानिन प्यूरिन हो गए, हमारा साइटोसिन थायमिन क्या हो गया, पायरिमिडिन हो गए, ठीक है। एडनिन किससे जुड़ता है, थायमिन से जुड़ता है। जबकि देखो ये DNA का, ये RNA में किसके जगह पे, थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, बेस और पेंटोज शुगर से, जबकि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर बेस और फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है, फॉस्फेरिक, ठीक ना, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आया था कि बताओ ए यूनिट फॉर्म होता है बाय द अटैचमेंट ऑफ
बेस टू ए फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज द न्यूक्लियोसाइड। तो ये पहला वाला तो सही है कि फर्स्ट कार्बन पे जाके जब एक कोई बेस अटैच होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। दूसरे लाइन बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है जब कोई न्यूक्लियोसाइड हो, हाँ न्यूक्लियोसाइड व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड, जब कोई न्यूक्लियोसाइड मीन्स इतना किसी फास्फोरस एसिड से, फास्फोरस एसिड बोल रहा है यहाँ पे, फास्फोरिक एसिड बोल रहा था तो जैसे सही होता। देखो फास्फोरस एसिड गलत हो गया ना, फास्फोरस एसिड किसे बोलते हैं, H3PO3 को बोलते हैं, जबकि फास्फोरिक एसिड H3PO4 बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड होना चाहिए था या फॉस्फेट होना चाहिए था। पोजीशन तो सही दिया, तो पहला सही है दूसरा गलत है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो पहला सही है दूसरा गलत है, बी स्टेटमेंट हो जाएगा। डीएनए देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिए हैं GAH, ये सब तुम लोग करके बताओगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सही है मैं करवा देता हूँ अभी, बाकी अभी खत्म हो जाए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी तुम लोग अच्छे से जानते हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसको तुम लोग एक बार पढ़ लेना कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो ये GHI ये सब तुम लोग बताओगे। 23 नंबर का मैं बताता हूँ कि ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी में क्या प्रोड्यूस नहीं होते हैं, विटामिन। हम लोग विटामिन पेड़ पौधे से लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ से ये विटामिन मिलता है, यहाँ से विटामिन। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, याद कर लेना कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। 25 नंबर का देखो 2016 में आया था, बताना कि कौन सा है जो सेंट्रल डोगमा को फॉलो करता है। सेंट्रल डोगमा मीन्स क्या, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन जाना है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है जो आया था ये भी 2016 में, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरएनए एंड डीएनए बताना है। तो शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज, ये गलत है। शुगर कंपोनेंट आरएनए ये भी गलत है। शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज ए बी, शुगर कंपोनेंट आरएनए इज राइबोज एंड शुगर कंपोनेंट इन डीएनए इज 2, हाँ ये ज़्यादा सही है डी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इन डीएनए द लिंकेज बिटवीन डिफरेंस नाइट्रोजनस बेस आर। देखो दो नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। बताओ दो नाइट्रोजनस बेस मीन्स, ऐसे बोल दिया तो बताओ नाइट्रोजनस बेस मीन्स क्या है, हमारे एडनिन और गुआनिन एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ऐसे देखो ये क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कपलिंग बिटवीन बेसेस। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच एक्ट्स एज ए इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज, क्या होता है, हमारा जीन होता है, जिसके देख के हम लोग क्या बनाते हैं, अपना प्रोटीन बनाते हैं। आरएनए एंड डीएनए आर कायरल मॉलिक्यूल, कायरलिटी किसके वजह से है, बताओ। आरएनए और डीएनए जो होते हैं वो कायरल हैं, और ये कायरलिटी किसकी वजह से, कायरल बेस की वजह से है कि शुगर की वजह से है, शुगर कंपोनेंट की वजह से कि यल शुगर। तो अभी हम लोग पढ़े थे बीटा डी शुगर था, बीटा डी शुगर था ना, यहाँ पे जो शुगर होता था तो कौन सा शुगर होता था, बीटा डी शुगर हुआ करते थे। एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर क्या होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, और हमारा डीएनए होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हैं के एलियमियन, ये तुम लोग बताओगे। 31 नंबर है, ये क्वेश्चन शायद लास्ट नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है। देखो 31 क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 2017 में आया था। इनकरेक्ट इज नॉट करेक्ट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओबा एल्बुमिन इज सिंपल फूड रिजर्व इन, यह बताना है। ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, डीनेचुरेशन मेक्स प्रोटीन मोर एक्टिव, यही गलत है, बाकी सब सही है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना क्या बोल रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस कंडीशन निकलता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है इन द लिवर, दैट इज द एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है, थायरोक्सिन होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमाइन हार्मोन, इसमें से कौन सा एक एमाइन है, मीन्स एमाइनो एसिड अमाइन है, ठीक है, थायरोक्सिन है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसको तुम लोग कमेंट करके इसका आंसर बताना, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए, कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने छोड़े हैं, इसको तुम लोग इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताना, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो हमारे टॉपिक 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक की ये जल्दी कवर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लगेगा तो 30 तक मैं कवर करा दूंगा। यार मेरे क्लास शुरू हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, कभी वीडियो नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो थैंक यू यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।